क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हम एक जीव विज्ञान का बहुत ही वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, इस पेपर को आप यदि हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सब जीव विज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब पेपर को पूरा हल सहित हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पेपर है का पूर्णांक है वो 70 नंबर का होने वाला है, ठीक है। समय जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ नोट में क्या है, निर्देश क्या कर रहा है। निर्देश कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्वेश्चन में आप सभी को क्या कर रहा है, डायग्राम की आवश्यकता है, रेखाचित्र बनाने के लिए, क्या आरेख बनाने के लिए है, उसको आप सभी को जरूर बनाना है, वरना आप सभी का नंबर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्या कर रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। यानी जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यह पेपर स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु परागण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, हल्के परागकण, वृहत अनावृत पुंकेसर, वृहत पिच और वर्तिकाग्र। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो देखिए वायु परागण में क्या होता है कि हल्के परागकण की भी आवश्यकता होती है और वृहत अनावृत पुंकेसर का भी आवश्यकता होती है और पिच और वर्तिकाग्र का भी आवश्यकता होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि आप सब पढ़े होंगे तो वायु परागण में असंख्य बीजांड हो यह मान्य नहीं रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायु परागण की जो विशेषता है नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, असंख्य बीजांड क्या है, वायु परागण की विशेषता नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असंख्य बीजांड, ठीक है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दात्र कोशिका अर्कता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। यानी दात्र कोशिका अर्कता ग्लूटामिक अम्ल के किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो मैं बता दूं आप सभी को, जो वायलिन एमिनो अम्ल होता है इसी के विस्थापन से दात्र कोशिका अर्कता होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया भी रोग कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपका नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रतिच्छी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो देखिए जो प्रतिच्छी अणु होता है वो ठीक इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 4 क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध होते हैं, ठीक है। 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी है। क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि बायोरिएक्टर की वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी मतलब बायोरिएक्टर में इनमें से सभी चीज़ का आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्या है, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्जेलिस और कुमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। तो उत्तर इसका ऑक्जेलिस और कोमेलाइना 2 प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं। पहला है अमील और दूसरा है अनुउन्मील्य परागण, ठीक है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। इस जीवाणु द्वारा निमोनिया रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडो उत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, स्त्री जनन तंत्र के अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग झालर है। इसे हम लोग किक भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेंडल का वंशागत का सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मेंडल का वंशागत सिद्धांत निम्न कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा। पहला कारण क्या है कि संचार की सुविधाएं आज के जैसी रही थी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पहले सोशल मीडिया की ज़माना नहीं थी, इसीलिए क्या है उनका जो सिद्धांत था वो अज्ञात था, कोई बहुत लोग नहीं जान पाए थे।
दूसरा कारण यह है कि इन्होंने गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था जिसे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक समझ पाए थे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत में गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था, जिससे जो जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे उनके जो गणितीय शब्दावली है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अंग वाला है, करा है नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, नत्रजन स्थिरीकरण के लिए एनालिना, नास्टाक साइनोबैक्टीरिया के नाम हैं। ठीक है, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप के निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप के निर्धारण में परिच्छाद संकरण द्वारा किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी पीढ़ी के साथ करते हैं तो इसे परिच्छाद संकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, किसी एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। इसी घटना को सहविलुप्तता कहते हैं। ठीक है, यानी कोई एक जाति विलुप्त होने लगे तो उस पर आश्रित जो दूसरा जीव है वो भी उसके साथ साथ विलुप्त होने लगे, तो इसी को क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं, यानी साथ साथ विलुप्त होना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है ग वाला कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना केवल चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका डायग्राम है, जिसको आप सभी को इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लैक ऑपरान में जेड एवं वाई जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि ई कोलाई में 3 एंजाइम के जीन एक साथ क्रमशः सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई एवं सिस्ट्रान ए के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जीवों को मिलाकर संरचनात्मक जीन भी कहते हैं। ये एक साथ उपस्थित होते हैं, अतः इनकी सक्रियता में भी संबंध होता है। संरचनात्मक जीन के साथ ही इसकी सक्रियता को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण जीन भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे लिखेंगे कि लैक आई जीन के नियंत्रण में लैक निरोधक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये नियंत्रक जीन 3 प्रकार के नियामक जीन, प्रोत्साहन जीन, प्रचारक जीन होते हैं। जीनों के इस समूह को ही लैक ऑपरान कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को डायग्राम इसका बना देना है। अगला क्वेश्चन अंग वाला लिखेंगे, कह रहा है कि जैविक खेती पर टिप्पणी लिखिए। लिखेंगे कि कृषि की वह प्रक्रिया जिसमें कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, वृद्धि नियंत्रण एवं कीटनाशकों का उपयोग न करके जीवांश युक्त उर्वरक जैसे राख, गोबर, नीम आदि का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार की कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी वाला। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आभासी फल, क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है, सेब किस कोटि का फल है और क्यों है। तो लिखेंगे यहाँ पर, निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल की रचना करता है। अंडाशय से विकसित फल को सत्य फल कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पक्रम किसी अन्य भाग से निर्मित फल आभासी फल कहते हैं। जैसे नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ये सब क्या है, असत्य फल है, यानी आभासी फल हैं। चूँकि सेब का निर्माण मांसल पुष्पासन से होता है, इसे आभासी फल कहते हैं। सेब
में खाद्य भाग पुष्पासन है, अंडाशय नहीं है। इसलिए क्या है, सेब एक प्रकार का आभासी फल है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह कई साल में कई बार लगाया जा सकता है, यानी एक साल में कई बार लगाया जा सकता है। इनके पुष्प के आकार बड़े, अधिक परागण क्षमता वाले होते हैं। इनमें परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं। इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल होता है। इसलिए क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चयन किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि निलोडिक बीज रिएक्टरी की व्याख्या कीजिए, यानी बायो रिएक्टर का व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे बायो रिएक्टर, लिखेंगे कि कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा उत्पादन नहीं हो सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बायोरिएटर या बायोरिएक्टर का विकास हुआ। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीव जंतुओं को कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल जैविक पदार्थों जैसे एंजाइम, व्यष्टि आदि में परिवर्तित किया जाता है। बिलोडन प्रकार का बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है बायोरिएक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पेपर का PDF है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। वहाँ से जाकर इस पेपर को हल कीजिए। पूरा पेपर आंसर के साथ है। इस पेपर को आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। तो पेपर का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर पेपर को डाउनलोड कीजिए और इस पेपर को हल कर लीजिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।